हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सबका 20 को एग्ज़ाम है साइंस का, तो फिज़िक्स का एक चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, वो मैं आप लोगों को क्विक रिवीजन कराने वाला हूं। ठीक है, तो देखिए, ज़्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए मैं आज का क्लास स्टार्ट करता हूं। जैसा कि चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, इसमें आप सबको सबसे पहले एनसीईआरटी बुक से मैं पढ़ाऊँगा। यहाँ पे देखिए, इस लाइन को आपको पढ़ना है ध्यान से। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसको हम लोग किस प्रकार से एक्सप्रेस करते हैं? द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू ए पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया से जितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करता है, तो उसी से हम लोग करंट को डिफाइन करते हैं। दूसरा चीज़ याद रखना है आपको कि जो इलेक्ट्रिक करंट सर्किट है, उसका जो डायरेक्शन ऑफ करंट जो रहता है, डायरेक्शन ऑफ करंट एज अपोजिट टू द डायरेक्शन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कि अगर ऐसे करके इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा, तो हम लोग को मान के चलना कि करंट का डायरेक्शन जो होगा उसका अपोजिट होगा, विपरीत होगा। ठीक है, अब डिफिनेशन के अनुसार अगर हम लोग मान के चलते कि क्यू चार्ज है और ये पर्टिकुलर अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन एरिया से गुजरता है, और कोई कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर, और टी टाइम पे ये गुजर रहा है, तो जो करंट निकाल लेंगे हम लोग, जो करंट का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। यहाँ पे आई करंट है, क्यू चार्ज है, टी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पहला सबसे पहला जो मिला आप लोगों को, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, वो कूलम होता है, वो आपको याद रखना है। फिर आपको ये याद रखना है विच इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज क्वांटम नियरली, इसका ये वैल्यू है यहाँ पे 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो आप लोगों को याद रखना है 1.6 × 10⁻−19 होता है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट जो होता है उसको हम लोग कैसे एम्पेयर एक्सप्रेस करते हैं, एम्पेयर से एक्सप्रेस करते हैं। मतलब जो आई है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज का जो ऐसा यूनिट था वो कूलम है, और इलेक्ट्रिक करंट का जो ऐसा यूनिट है वो एम्पेयर है। ठीक है, और उसके बाद में 1 एम्पेयर का अगर कोई डिफिनेशन पूछता है, एग्जाम में आ जाता है, तो आपको लिखना है कि 1 एम्पेयर इज कॉन्स्टिट्यूट बाय द फ्लो ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब एक इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है चार्ज पर सेकेंड, एक सेकेंड में, तो जो निकल के करंट आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, 1 एम्पेयर बोलेंगे। ठीक है, अब 1 एम्पेयर को हम लोग इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं, 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 कॉलम बाय 1 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद में देखिए, अगर मिली एम्पेयर आए, जब भी आपको मिली शब्द दिखे, वर्ड दिखे, तो उसको क्या करना है, आपको 10⁻³ में कन्वर्ट करके फिर आप उसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और आपको माइक्रो दिखा तो आपको 10⁻⁻6 लिखना पड़ेगा, ये चीज़। ठीक है ना, माइक्रो एम्पेयर का वैल्यू ये होता है, मिली एम्पेयर का वैल्यू ये होता है, ये काम आएगा। फिर आप करंट को किससे मेजर करेंगे, तो एक डिवाइस होता है उससे हम लोग मेजर करते हैं, और उसका नाम होता है एमीटर, उसका नाम होता है एमीटर। ठीक है, तो एन इंस्ट्रूमेंट दैट कॉल्ड एमीटर मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। उसके बाद में देखिए, ये हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होता है। जैसे यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि ये आपका बैटरी है, ये पॉजिटिव वे से करंट फ्लो हो रहा है ऐसे करके, ये बल्ब है इस प्रकार से, और यहाँ पे जो ये लगा हुआ ये आपका एमीटर है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक करंट है 0.5 एम्पेयर का, ड्रॉन बाय द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। यहाँ पे दिया हुआ टी टाइम दिया हुआ है 10 मिनट। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो 10 मिनट है इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 10 × हम लोग क्या कर देंगे, 60 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 600 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे किया हुआ है। और उसके बाद में आप सबको पता, हम लोग को फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहाँ पे हम लोग को पता है कि आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाय टी होता है ना। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, आई इंटू टी हो जाएगा। वही चीज़ देखिए यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे आंसर मिल गया हम लोगों को। ठीक है, उसके बाद में फिर अगर हम लोग आगे जाते हैं तो हम लोग को पढ़ना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। मैं आपको बता दूं, कोई चार्ज है और इसको अगर इन्फिनिटी से लेके आया जा रहा है, इन्फिनिटी से लेके आया जा रहा है, तो इसके लिए कुछ वर्क परफॉर्म करना पड़ रहा है अगर, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। और पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, और इस चार्ज को हम लोग ए से बी का तरफ लेके आ रहे हैं, तो हम लोग को कुछ वर्क परफॉर्म करेगा। क्योंकि देखिए, यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल होगा
जो कि इसको ढकेल रहा होगा, इस चार्ज पार्टिकल्स को। जैसे मान लीजिए ये कैपिटल क्यू है, स्मॉल क्यू है ना। तो इसको यहाँ से लाने के लिए हम लोग को एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। क्या अप्लाई करना पड़ेगा? फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके बीच में क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ भी है। यहाँ कर हम लोग जाएंगे तो देखिए यहाँ पे द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट एज द वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। जो भी वर्क परफॉर्म करते हैं उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। और इसको हम लोग V से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग वोल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो V इजिकल टू क्या हो जाता है? W/Q। ये दूसरा फॉर्मूला है, इसको आपको ध्यान में रखना है। V इजिकल टू W/Q, ठीक है। इससे हम लोग क्या होगा? वर्क डन का एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं, W इजिकल टू VQ। ये भी आपको याद रखना है, आगे काम आएगा, ठीक है ना। अब अगर हम लोग आगे जाए तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, देखिए इसका ऐसा यूनिट वोल्ट होता है। किसके नाम पे पड़ा है सब देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग आगे जाए तो यहाँ पे 1 वोल्ट क्या होता है? जैसे 1 एम्पेयर होता है, उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है? 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर when 1 joule of work is done to move one charge of column from one point to another। तो 1 वोल्ट को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 जूल। जूल किसका ऐसा यूनिट है? वर्क का। और चार्ज का कॉलम। तो इस प्रकार से देखिए हम लोग इसको लिख सकते हैं, है ना। तो दी पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर बाय द जैसे वहाँ पे करंट को नापने के लिए एमीटर होता है, उसी तरह वोल्टेज मापने के लिए वोल्ट मीटर होता है, ठीक है। और यहाँ पे और एक चीज़ है, देखिए पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट रहता है, ये पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट रहता है और वो सीरीज में कनेक्ट रहता था, एम्पेयर। अब यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला जा रहा हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग चार्ज 2 कॉलम अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट, ठीक है। क्या क्या हमारे पास है? देखिए यहाँ पे हमारे पास Q अवेलेबल है, यहाँ पे हमारे पास V अवेलेबल है, और यहाँ पे हम लोगों को क्या बोला गया है? वर्क निकालने के लिए बोला गया। तो आप सबको पता है वर्क इजिकल टू जैसे अभी हम लोग देखे थे V इजिकल टू क्या था? W/Q था। तो उसी प्रकार से वर्क इजिकल टू क्या हो जाएगा? V इंटू Q हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूला को हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे, देखिए V इंटू क्यू। तो V का वैल्यू और Q का वैल्यू पुट किए तो ये कितना आ गया? 24 जूल आ गया। वर्क का ऐसा यूनिट जूल होता है, तो आंसर यूनिट जो रहेगा आप जूल में लिखेंगे। बात समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, है ना। अब आगे अगर मैं बढ़ूँ तो अब ये था सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में क्या होता है? कुछ सिंबल होता है जिसको आपको पढ़ना है, जैसे कि इलेक्ट्रिक सेल। इस तरह से देखिए बैटरी का सिंबल रहेगा, सेल का रहेगा। बैटरी मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को हम लोग बैटरी बोलते हैं, ऐसे रहेगा। ये आपका ओपन स्विच है, ये आपका क्लोज स्विच है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे ये एक वायर है, जॉइंट वायर, ऐसे दिखाया जाएगा। अगर वायर को एक दूसरे के ऊपर ऐसे लेके जाया जाएगा तो उसको इस प्रकार से दिखाया जाएगा। और अगर इलेक्ट्रिक बल्ब दिखाया जाएगा तो ऐसे दिखाया जाएगा। रजिस्टर दिखाया जाएगा तो ऐसे दिखाया जाएगा। वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसको हम लोग रियोस्टेट बोलते हैं उसको इस प्रकार से दर्शाया जाता है। और एमीटर को इस प्रकार से दर्शाया जाएगा, वोल्ट मीटर को इस प्रकार से दर्शाया जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ओम्स लॉ। बहुत बार इससे क्वेश्चन आ चुका है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। और ओम्स लॉ का अगर मैं एक ही बार में आपको बताना चाहूँ तो सिंपल सा बात है। ओम्स का कहना है जो वोल्टेज होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट का। ओम्स का यही कहना था, ठीक है। और ये प्रोपोर्शनलिटी हम लोग हटाते हैं, इसीलिए ये हो जाता है भी, यहाँ पे आ जाता है आर, और इस प्रकार से ये बन जाता है। यहाँ पे आर जो है वो रेजिस्टेंस है, देखिए यही चीज़ यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कि जर्मन फिजिशियन जो भी थे, नाम इनका देखिएगा, पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए लिखा होगा द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल, द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द एंड ऑफ ए गिवन मेटलिक वायर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट थ्रू इट। मतलब वोल्टेज जो रहेगा वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन सेम। टेम्परेचर रिमेन सेम रहेगा, दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। तो ये देखिए वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। और यहाँ पे इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं V/I इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को अगर हम R ले ले तो V इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है? IR हो जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे R जो है वो क्या है? कांस्टेंट है ऑफ ए गिवन मेटेलिक ऑयल, प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर, रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज।
ये आर क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो को रोकेगा, मतलब जो करंट आ रहा है इसको ये अपोज करेगा, रोकेगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे देखिए आर इजिकल टू वी बाई आई है, मतलब आर जो रहेगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है करंट के, मतलब कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड ऑफ ए कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड द करंट थ्रू 1 एम्पियर, देन द रेजिस्टेंस आर ऑफ ए कंडक्टर इज 1 ओम। तो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट बाय 1 एम्पेयर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ तक हो गया। और ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, V इज इक्वल टू आई आर, ये फॉर्मूला ध्यान से रखिएगा। तो अगर मैं आप लोगों को इन शॉर्ट दिखाऊं तो अभी तक हम लोग क्या क्या देखे, हम लोग देखे अगर करंट निकालना रहेगा तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाय टी हो जाएगा, ठीक है ना। फिर हम लोग क्या देखे कि अगर वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, वर्क डन बाय चार्ज, ठीक है ना। उसके बाद फिर अभी हम लोग क्या देखे, जो V है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर का, और यहाँ पे हम लोग देखे थे आई आर या फिर आर आई, ठीक है। और यहाँ पे अब आगे हम लोग अगर बढ़ेंगे, देखिए ए कंडक्टर हैविंग सम एप्रियंस रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रजिस्टर, उसी को रजिस्टर कहते हैं। ए कंपोनेंट इज आइडेंटिकल साइज, उतना दरकार नहीं, रजिस्टर इसे बोला जाता है। कंडक्टर हैविंग सम एप्रियंस रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रजिस्टर, ठीक है। आगे हम लोग अभी देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। देखिए जो रेजिस्टेंस होता है आर जो होता है ना, वो डिपेंड करता है वायर का लेंथ के ऊपर, मतलब आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के साथ में, वायर का लेंथ के ऊपर में। देखिए मेरा बात समझिए, जैसे कि करंट फ्लो करेगा तो जितना लंबा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, करंट उसको फ्लो करने में उसको उतना टाइम लगेगा, है ना। तो इसीलिए रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के साथ। और जो एरिया है, जैसे मान लीजिए कि अगर वायर जो है थोड़ा मोटा है, एरिया अगर इसका ज़्यादा रहेगा तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो आराम से फ्लो करेगा, जितना दूर जाएगा उतना उसको रुकावट मिलेगा ना। मगर अगर जगह ज़्यादा रहेगा, कोई रास्ता से आप गुजर रहे हैं और रास्ता बहुत बड़ा है, रास्ता अगर बहुत बड़ा होगा तो क्या होगा कि आपका करंट इजीली फ्लो होगा, करंट इजीली फ्लो होगा मतलब उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो इसीलिए अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। ये दो चीज़ आपको याद रखना होगा कि अगर लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इसीलिए हम लिखते हैं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, यहाँ पे वही लिखा हुआ है। और अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। और देखिए यहाँ पे लिखा गया है, देखिए सो रेजिस्टेंस ऑफ ए यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों को अगर मैं एक कर दूं तो ये कुछ L बाय ए मिलेगा, और फिर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन मैं हटा दूं तो R इजिकल टू ये रो कहलाता है, ये L बाय ए आ जाएगा, इसे हम रो बोलते हैं, पढ़ते हैं। और ये क्या कहलाता है, देखिए रो इज ए कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी, और इसे कहा जाता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। ये क्या कहला जाता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर, ये मटेरियल के ऊपर में डिपेंड करता है इसका रेजिस्टिविटी, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी जो होता है वो ओम मीटर होता है, ओम मीटर होता है। इट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल, ये बहुत बार एग्जाम में ये भी आ गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक में जो बता रहा हूँ आपको पूछा जाएगा, रेजिस्टेंस का फैक्टर पूछा जाएगा, तो कौन कौन सा फैक्टर होता है, एक लेंथ ऑफ द वायर एक फैक्टर हो गया, और एरिया ऑफ द वायर फैक्टर हो गया। लेंथ ऑफ द वायर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस होता है, और एरिया ऑफ द वायर जो होता है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखिए एक न्यूमेरिकल है, इसको अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिए। यहाँ पे बोला गया हाउ मच करंट, मतलब निकालने के लिए क्या बोला गया, आई निकालने के लिए बोला जा रहा है। और बोला गया विल बी इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉन, यहाँ पे वी दे दिया हुआ है, वी का वैल्यू कितना दे दिया है, 220 दे दिया गया सोर्स। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इजियर, इतना दिया हुआ रेजिस्टेंस
1200 मतलब आर का वैल्यू यहाँ पे दिया 1200। तो आप बोला गया हाउ मच करंट विल बी इलेक्ट्रिक हीटर कोयल ड्रॉन फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कोयल, कितना दिया हुआ रेजिस्टेंस यहाँ पे इतना दिया हुआ। तो पहले अगर हम लोग आई निकालेंगे, तो पहले अगर आई निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे आई इजिकल टू क्या हो जाएगा, आई इजिकल टू वी बाई आर हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे जैसे आई इजिकल टू वी बाई आर, वी का वैल्यू 220 वोल्ट और आर का वैल्यू इतना, तो यहाँ से क्या मिल गया हमको, करंट का वैल्यू मिल गया। ठीक है, उसके बाद दोबारा क्या दिया हुआ था, देखिए यहाँ पे बी नंबर, हाउ मच करंट विल बी इलेक्ट्रिकल हीटर कोयल ड्रॉन फ्रॉम 220 वोल्ट। तो यहाँ पे करंट जो है देखिए यहाँ पे आई इजिकल टू 220 वोल्ट दिया गया है, और उसके बाद में फिर यहाँ पे वोल्ट 220 वोल्ट दिया गया, सॉरी यहाँ पे कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट, मतलब कि V का वैल्यू दिया गया है और R का वैल्यू कितना दिया गया है 100 दिया गया है। I निकालना है तो I क्या होता है V बाई आर, तो बस उसी को यहाँ पे देखिए पुट कर दिया गया है, तो कितना आया निकल गया करंट 2.2 एम्पियर। आई होप कि आप सबको ये समझ में आओगे एग्जाम्पल। ठीक है ना, फिर यहाँ पे भी देखिए क्या निकालने के लिए बोला जा रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिकल हीटर, मतलब यहाँ पे V इजिकल टू 60 दिया हुआ है। उसके बाद में बोला गया है व्हेन इट ड्रॉन ए करंट 4 एम्पियर, मतलब I का वैल्यू यहाँ पे 4 दे दिया गया है। व्हाट करंट विल बी हीटर ड्रॉन इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज 120 वोल्ट। देखिए मैं एक बात बताऊँ आप लोगों को, आप सबको पता है V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के साथ, तो इसको बनाने का भी ज़रूरत नहीं है। देखिए वोल्टेज जो था वो 60 था, ठीक है, तो करंट कितना था 4 था, वोल्टेज जो था वो 2 गुना बढ़ गया, तो ये कितना हो गया 120। तो जाहिर सा बात है इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये भी 2 गुना बढ़ जाएगा, तो आई कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है ना, देखिए 8 आ गया, सॉल्व करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ा, क्योंकि हम सबको पता है कि वोल्टेज जितना बढ़ेगा करंट उतना ही बढ़ेगा। तो यहाँ पे वोल्टेज 2 गुना बढ़ा तो करंट भी 2 गुना बढ़ेगा। ठीक है ना, फिर आगे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या बोला गया है, रजिस्टिविटी ऑफ ए मेटल वायर ऑफ ए लेंथ 1 मीटर, कितना दिया हुआ है यहाँ पे 1 मीटर, मतलब ये लेंथ दे दिया गया है, ये आपका रेजिस्टेंस दे दिया गया है, डिग्री हम लोग को लेने का जरूरत है नहीं। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर, यहाँ पे ए डायमीटर दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं पाई डी बाय 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि डायमीटर इज गिवन है ना। तो वही चीज़ देखिए यहाँ पे दिया गया था, यहाँ पे लिखा गया सबसे पहले वी आर गिवन द रेजिस्टेंस आर ऑफ द वायर इतना दिया हुआ था, डायमीटर इतना हुआ दिया हुआ है, तो ये डायमीटर mm में दिया हुआ था, तो इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर दिए, मीटर में कन्वर्ट कर दिए, है ना। एंड द लेंथ कितना दिया था 1 मीटर। अब देयरफॉर यहाँ पे हम लोगों को फॉर्मूला क्या पता है, आर इजिकल टू क्या होता है रो एल बाई ए होता है, ये फॉर्मूला पता था। अब यहाँ पे हम लोग को निकालना क्या है रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी को अगर हम यहाँ रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा आर ए बाई एल हो जाएगा। ठीक है, अब जो जो वैल्यू हमारे पास था उसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट करने पे हम लोग को क्या मिल जाएगा, रेजिस्टिविटी का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, वायर है, मटेरियल हैविंग लेंथ इसमें एल, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए दिया हुआ है, और रेजिस्टेंस यहाँ पे 4 दिया गया है। व्हाट वुड विल बी रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग द लेंथ इतना और क्रॉस सेक्शन इतना। देखिए बहुत सिंपल है, यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे R1 निकालिए, मतलब रेजिस्टेंस निकालिए पहला वाला वायर का, ए वायर ऑफ ए गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ एल, तो इसका लेंथ कितना था एल था, एरिया कितना था ए था, और ये आपका रेजिस्टिविटी ऐसे ही लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, और दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे फिर क्या बोल रहा है कि हाँ रेजिस्टिविटी कितना था 4 था, 4 ओम, मतलब ये जो आर है यहाँ पे मैंने फॉर्मूला निकाला और इसका वैल्यू रेजिस्टिविटी कितना दिया हुआ था, रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ था, रेजिस्टिविटी ने सॉरी फॉर दैट, रेजिस्टेंस कितना हुआ दिया था 4 ओम दिया हुआ था, इसको मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। उसके बाद यहाँ क्या बोल रहा है, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ द अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल, मटेरियल सेम रहेगा, मतलब ये जो मटेरियल रेजिस्टिविटी जो रहेगा उसका सेम रहेगा, हैविंग लेंथ कितना बोला गया है L/2, तो यहाँ पे मैं R2 का बोल सकता हूँ कि भैया
ये रजिस्टिविटी तो वही रहेगा, लेंथ क्या हो जाएगा L/2 हो जाएगा, और एरिया क्या हो जाएगा, ये आपका डबल हो जाएगा तो 2A हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा 2A हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं आपको दिखाऊं R2, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको 1/4 रो L/A आ जाएगा। अब यहाँ पे गौर करिए, ये जो L/A आ रहा है ये पूरा का पूरा वैल्यू ये कैसे हुआ, तो मैं आपको यहाँ बता दूँ। देखिए यहाँ पे हमारे पास ये था और यहाँ पे L/2 डिवाइडेड बाय 2A था। तो इसको और अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये रो हो गया, और यहाँ पे L/2 इंटू 1/2A हो जा रहा है। तो देखिए 2 2 जा 4, ये 1, तो ये मेरे को मिला रो 1/, ये नहीं रहेगा 1/4A, ऐसे तो 1/4A बाहर ले जाने पे क्या मिल जा रहा है मेरे को, ये मिल जा रहा। और इसका वैल्यू कितना है 4 ओम है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि R2 जो होगा वो क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 4 आ जाएगा, तो ये कट के क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो देखिए R2 हम लोग क्या मिल रहा है 1 ओम। आई होप कि आप सबको समझ में आएगा। देखिए न्यूमेरिकल्स बहुत इजी रहता है अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे, और फिर बोर्ड प्रोस्पेक्टिव व्यू से थोड़ा सा आपको वहाँ समझना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं सब एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ। ठीक है, और आगे हम लोग जाएंगे अगर, तो देखिए यहाँ पे आ जाता है फिर रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम, रजिस्टर। जैसे कि आप सबको पता होगा यहाँ पे दो टॉपिक जो कि बोर्ड में हमेशा आता है, एक आता है आपका सीरीज कनेक्शन, एक आपका आता है सीरीज कनेक्शन, एक आपका आता है पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लेके जाऊँ, देखिए ये आपका रजिस्टर इन सीरीज पहला चीज़। तो रजिस्टर एंड सीरीज में यहाँ पे अगर हम लोग देखें व्हाट हैपन टू द वैल्यू ऑफ करंट व्हेन द नंबर ऑफ रजिस्टर आर कनेक्टेड इन ए सीरीज ऑफ ए सर्किट, है ना, इक्विवेलेंट टू ए रजिस्टर। और फिर यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो देखिए यू विल ऑब्जर्व द करंट इन एमीटर इज द सेम, मतलब यहाँ पे क्या बोला, करंट जो रहेगा वो सेम है इंडिपेंडेंट ऑफ इट पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। मीन दैट ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर द करंट, देखिए करंट इसमें कॉन्स्टेंट होता है एवरी पार्ट में। अगर कोई भी सीरीज है उसमें करंट क्या होता है सेम होता है, करंट क्या होगा आपका सेम होगा। ठीक है, तो अलग क्या होगा, अलग होगा आपका V। ठीक है ना, मतलब V इजिकल टू जो होगा वो आपका चेंज होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा दूंगा। देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा गया V जो होगा वो डिफरेंस होगा, तो V इजिकल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि तीन तो अलग अलग अगर रजिस्टेंस अगर हम लोग देखते, देखिए 1 2 3, तो यहाँ पे इसका वोल्टेज अलग होगा, इसका वोल्ट अलग होगा, इसका वोल्ट अलग होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे टोटल वोल्ट अगर मैं निकालूंगा इस वायर का तो क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। अब V का जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ IR लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो रहेगा यहाँ पे IR1 हो जाएगा, क्योंकि इसका तो R1 है, इसका तो R1 है। देखिए ये ला R2 R3। तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका IR3 हो जा रहा है, R2 हो जा रहा है, और फिर यहाँ पे IR3 हो जा रहा है। तो सब में से यहाँ पे I को अगर मैं बाहर ले जाऊँ तो ये क्या बच गया R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये आई कट जाएगा, और रजिस्टेंस सीरीज का क्या फॉर्मूला निकल के आएगा, R इजिकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। देखिए इतना आपको नहीं भी समझने से आपको एक बात याद रखना होगा कि इसमें करंट कांस्टेंट होता है, करंट सेम होता है, करंट का वैल्यू, और इसका जो फॉर्मूला होता है ये कुछ इस प्रकार से होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, किस में, सीरीज में। ठीक है, और यहीं पे अगर हम लोग अभी वोल्टेज का अगर बात करेंगे, देखिए मैं अगर वोल्टेज का अगर बात करूँ, सॉरी वोल्टेज बोल रहा हूँ, मैं अगर पैरेलल के बारे में बात करूँ, मैं आपको ले जाता हूँ यहाँ पे। देखिए रजिस्टर इन पैरेलल, तो रजिस्टर इन पैरेलल में अगर हम लोग देखें तो इसमें ना वोल्टेज जो होता है वो कांस्टेंट होता है, लेकिन करंट जो रहता है वो डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ कि जो आई रहेगा वो किस प्रकार से होगा, टोटल आई निकालेंगे तो I1 प्लस I2 प्लस I3। अब आपको V वाला फॉर्मूला पता है, V इजिकल टू क्या होता है IR होता है। यहाँ पे अगर मैं I का बोलूँ तो वो क्या हो जाएगा V/R हो जाएगा, I इजिकल टू V/R। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ V/R इजिकल टू V/R1 प्लस
V बाई R2 प्लस V बाई R3, और ये सब में से अगर यहाँ पे V बाई R, और सब में से अगर मैं यहाँ पे V को कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, है ना। तो यहाँ से ये V और V कैंसिल हो गया, तो पैरेलल का जो फॉर्मूला बन के आएगा वो होगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है ना, ये पैरेलल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसमें वोल्टेज जो रहता है वो कांस्टेंट होता है, ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, अब आगे यहाँ पे देखिए कुछ न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, अगर मैं आपको ऊपर लेके चलूँ, ऊपर में भी यहाँ पे शायद न्यूमेरिकल्स था, देखिए यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बोला गया था, यहाँ पे तो 4 ओम ये दे दिया गया था, ये अलग है, फिर भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे बोला गया था कि इलेक्ट्रिक लैंप है हुज रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 20 ओम दिया हुआ है, और एंड ए कंडक्टर ऑफ 20 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू ए 6V, मतलब वोल्टेज का बैटरी से कनेक्टेड है। देखिए यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे पहले बोला द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट। अब सिंपल सा बात है, ये किस में है, यहाँ पे R1 का वैल्यू कितना दिया हुआ भाई 20 दिया हुआ है, R2 का वैल्यू कितना दिया हुआ भाई 4 दिया हुआ है, और ये जो कनेक्शन है ये सीरीज है, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा R इजिकल टू R1 प्लस R2, तो ये कितना हो जाएगा 20 प्लस 4, दैट मीन्स 24। ठीक है, और रेजिस्टेंस का यूनिट लिखना मत भूलिएगा, ओम, है ना। अब उसके बाद में अगर आगे हम लोग जाए तो बोला गया है द करंट थ्रू द सर्किट, द करंट थ्रू द सर्किट भी निकालना पड़ेगा हम लोग को। तो देखिए करंट थ्रू द सर्किट हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे वोल्टेज कितना दिया हुआ है 6 है, दिया हुआ ना टोटल, यहाँ पे देखिए वोल्टेज क्या दिया हुआ है 6 दिया हुआ ना ये वाला। ठीक है, और अभी हम लोग क्या निकाले, रेजिस्टेंस निकाले, कितना निकला 24 निकला। तो भाई आई निकालना है, तो आई इक्वल टू क्या होता है V बाई आर होता है। तो यहाँ पे V का वैल्यू कितना था 6 था, और R का वैल्यू 24 था, तो इसको हम लोग काटेंगे तो 1/4 होगा, और इसको फिर से काटेंगे तो 2/25, जैसे यहाँ दिया हुआ देख लीजिएगा। ठीक है ना, फिर बोला गया यहाँ पे आगे सी नंबर में भी कुछ था शायद, क्या बोला गया था, फिर बोला गया था द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड द कंडक्टर, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बोला गया, भी निकालने के लिए बोला गया। तो देखिए यहाँ पे बोला गया नाउ, नहीं यहाँ पे देखिए अप्लाई ओम्स लॉ टू द इलेक्ट्रिक लैंप एंड द कंडक्टर सेपरेटली बोला गया लगाने के लिए। तो बोला गया वी गेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप V1, तो यहाँ पे V इजिकल टू क्या होता है भाई IR होता है। तो यहाँ पे अगर अलग अलग हम लोग निकाले तो यहाँ पे पहले हम लोग इस रेजिस्टेंस को लेंगे 20 वाला को लेके चलते हैं, एक इसका 20 दिया हुआ था, तो उस हिसाब से अगर निकालेंगे हम लोग तो यहाँ पे V1 कितना निकला भाई, यहाँ पे V1 आपका 5 निकलेगा, और दैट क्रॉस द कंडक्टर अगर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे V2 निकालेंगे तो वो आपका 1 वोल्ट निकल रहा है। ठीक है, और सपोज दैट वी लाइक टू रिप्लेस द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर बाय सिंगल और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इट रेजिस्टेंस मस्ट बी सच दैट ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट, तो कितना होना चाहिए 6 वोल्ट across the battery terminal will cause a current of 0.2 ampere in a circuit. The resistance R of this equivalent resistor will would be, तो यहाँ पे देखिए R, तो टोटल वोल्ट कितना है 6 है, और जो करंट है वो कितना है आपका 0.25 है। तो देखिए कोई ये वही वैल्यू आएगा रेजिस्टेंस जो हम लोग उस समय निकाले थे। दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज सर्किट, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू रेजिस्टेंस। ये जो निकाले हम लोग ये किसके साथ इक्वल था, जो हम लोग सम निकाले थे ना अलग अलग रेजिस्टेंस का R1 और R2 को जोड़ के। ठीक है, अब अगर हम लोग आगे जाएंगे पैरेलल का भी एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है, R1 दिया हुआ, R2 दिया हुआ है, R3 दिया हुआ है। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पे क्या बोला पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया हुआ था,
दिस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडिविजुअल रजिस्टर, देयरफॉर कैलकुलेट द करंट निकालने के लिए यहाँ पे बोला गया है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस है अगर हमारे पास, तो यहाँ पे सिंपल हम लोग क्या कर देंगे, 1/R1 1/R2 1/R3 करके निकाल देंगे, तो रेजिस्टेंस हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है ना, बाकी क्वेश्चन मैं नहीं यहाँ पे देख रहा हूँ, मैं सिंपल सा बता रहा हूँ आप लोगों को कि ये 5 10 और ये रेजिस्टेंस है, तो आर 1/R फॉर्मूला क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो बस इसको ऐसे लिख दीजिए। देखिए यहाँ पे 1/5 1/10 1/3, इसको सॉल्व अगर करेंगे आप, सॉल्व करने तो आप सबको आते ही होगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आपका 1/3 आ जाएगा। कैसे आएगा तो मैं फिर से बता दूँ, ये 30 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 से करेंगे तो ये मेरे ख्याल से कितना आएगा, 6 5 दे 30, फिर यहाँ से 3 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 10 बाय क्या आ जाएगा, 330 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो ये आपका 1/3 मिल जाएगा। ये 1/3 मतलब 1/R इजिकल टू 1/3 होगा, तो R इजिकल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है ना। अब आगे हम लोग अगर जाएंगे तो देखिए उसी प्रकार से सीरीज पैरेलल का और भी दिया हुआ है। अब इस चीज़ को मैं आपको बताता हूँ। देखिए अभी ये आपका पैरेलल है, ऐसे और ऐसे पैरेलल है, और ये तीनों भी आपका क्या है, पैरेलल है। तो पहले इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा कि पहले तो ये तीनों को आप निकाल के एक ओम यूनिट में आ जाएगा, और फिर ये कुछ एक वैल्यू दे देगा, तो फिर इसको आप सीरीज के हिसाब से कैलकुलेट करिए। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए वैल्यू दिया हुआ है, तो मैं आपको करके बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे 10 दिया हुआ है और 40 दिया हुआ है, 10 और 40, इसका पहले हम लोग क्या करेंगे, सीरीज का निकाल लेंगे, ये पैरेलल का निकाल लेंगे। तो पैरेलल का देखिए यहाँ पे निकाला गया। ठीक है, पैरेलल का निकाला गया तो वैल्यू कितना आया, इतना आया। उसके बाद में फिर ये R3 R4 R5 को भी हम लोग पैरेलल के हिसाब से ट्रीट करेंगे। देखिए यहाँ पे, और इसका वैल्यू निकालेंगे, तो इसका वैल्यू देखिए कितना आया, 10 ओम आया। अब जो टोटल बचा, अब ये क्या बन जाएगा मालूम है, यहाँ पे ऐसे ऐसे एक ठो बन गया, फिर ये गया, और यहाँ पे एक ऐसे ऐसे बन गया। ठीक है, तो ये वापस सीरीज में आ गया, तो सीरीज में सीधा सीधा जोड़ देना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा जोड़ देंगे। एक का 8 आया था, एक का 10 आया था, दोनों को जोड़ेंगे तो 18। ठीक है ना। उसके बाद में फिर अगर हम लोग जाएंगे तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे अभी हम लोग का, हीटिंग अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, हीटिंग अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में सबसे पहले मैं आपको यहाँ अगर लेके जाऊँ, देखिए दिस इज नोन एज हीटिंग अफेक्ट ऑफ करंट। मतलब क्या बोला गया है कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे, ऑन द अदर हैंड इफ द इलेक्ट्रिक करंट इज प्योरली रेजिस्टिविटी द कॉन, देखिए सिंपल सा बात है, जैसे आप मोबाइल फ़ोन चार्ज करते हैं, तो मोबाइल तो चार्ज हो रहा है, लेकिन आपका देखिएगा मोबाइल का चार्जर भी गर्म होता है, तो जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक उसमें पास हो रहा है, कुछ क्या हो जाता है, उसको हीट कर देता है। दैट इज़ नोन एज ए हीटिंग अफेक्ट, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सारा का सारा जो है वर्क में नहीं आपका यूज़ हो रहा है ना, उससे जो हीट जनरेट हो रहा है, दैट इज़ नोन एज ए हीटिंग अफेक्ट। अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए डेरिवेशन जो होता है इसका देखना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि मान लीजिए कि करंट आई following through a resistor of a resistance R, let the potential difference across V। ठीक है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। तो let T be the time during which a charge Q flow across, तो work done in moving the charge Q through the potential difference V is VQ। Therefore the source must be supply energy equal to VQ in time t। Hence the power input to the current by the source is, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, पावर क्या होता है, वर्क बाय टाइम होता है, आप सबको पता होगा। और वर्क का अगर हम लोग बात करें तो एक बात मैं बता दूं, इससे पहले हम लोग देखे थे वोल्टेज का। वोल्टेज क्या होता था, वर्क डन बाय चार्ज था ना सर। ठीक है ना, ये था Q/W था या W/Q था, ये आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ W/Q, ठीक है ना, V का, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे W का क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू VQ हो जाएगा।
तो यहाँ पे ये जो W है इसको मैं इससे रिप्लेस कर दूँ तो क्या बन जाएगा, V इज इक्वल टू VQ/T बन जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे वही चीज़ लिखा गया है। और फिर इस चीज़ को V इज इक्वल टू P इज इक्वल टू V को ऐसे रख दूँ और Q/T मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे I इज इक्वल टू Q/T होता है, तो इसके जगह में V इज इक्वल टू P इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू VI बन जाएगा। देखिए ठीक है ना, ये एक फॉर्मूला बन गया किसका, पावर का। ठीक है, पावर जो हम लोग यहाँ से जा रहा है। तो और द एनर्जी सप्लाई टू द सर्किट बाय द सोर्स ऑफ टाइम P इंटू टी। ठीक है, मतलब कुछ टाइम के लिए पावर जो है सप्लाई हुआ उसमें, तो ये क्या हो जाएगा, P इंटू टी हो जाएगा। तो अब P इंटू टी, तो P के जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ, VI लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, VIT हो जाएगा, जो चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। What happened to the energy expended by the source? This energy get dissipated in the resistor as heat। ये क्या है, हीट प्रोड्यूस कर दे रहा है। थर्ड, for steady current I, the amount of heat produced in time t। तो यहाँ पे ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, देखिए H इज इक्वल टू एनर्जी H है ना, ये क्या हो जा रहा है, VIT हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, VIT। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि ये जो V है, ये जो V है, तो V का जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ, हम लोगों को पता है V इज इक्वल टू IR होता है। ठीक है, तो यहाँ पे H इज इक्वल टू VIT है, तो V के जगह में मैं क्या लिख दूंगा, IR लिख दूंगा। और मेरे पास यहाँ पे IT है, तो H इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, I²RT हो जा रहा है। ठीक है, तो ये जो मिला मेरे को H इज इक्वल टू I²RT, इसी को बोलते हैं जूल लॉ ऑफ इफेक्ट। तो इस चीज़ को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि दिस लॉ इम्प्लाई दैट heat produced in a resistor is directly proportional to the square root of current, है ना। उसके बाद एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लो थ्रू द रेजिस्टर, और जो टाइम जितना टाइम में जा रहा है उसके साथ में भी ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी को हम कहते हैं जूल लॉ ऑफ हीटिंग, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम लोग आगे जाए, इन प्रैक्टिस सिचुएशन व्हेन बी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस कनेक्टेड टू नोन एज ए वोल्टेज सोर्स आफ्टर द कैलकुलेटिंग द करंट थ्रू। ठीक है, तो हम लोग को पता है, आगे कर जाएंगे। यहाँ पे फिर देखिए एक न्यूमरिकल्स है, अब इस न्यूमरिकल्स को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि एक इलेक्ट्रिक का आयरन है, कंज्यूम एनर्जी एट द रेट ऑफ, यहाँ पे कितना दे रहा है वाट इसका, 840 वाट। ठीक है, व्हेन हीटिंग is at the maximum rate and 360 watt when the heating is minimum। ठीक है, यहाँ मैक्सिमम दिया हुआ, ये मिनिमम दिया हुआ, द वोल्टेज कितना दे रहा है, 220 वाट। तो पूछा गया व्हाट इज द करंट ऑफ द रजिस्टर। तो सबसे पहले मेरे को क्या फॉर्मूला पता है कि P इज इक्वल टू VI होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए व्हेन हीटिंग इज मैक्सिमम रेट, जब हीटिंग मैक्सिमम रेट में होगा तो यहाँ पे क्या बोला गया है, जो आई रहेगा, अगर हम आई यहाँ पे मैं लिखूं तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू क्या होगा, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पावर बाय भी। और यहाँ पे पावर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 840। और यहाँ पे वोल्ट कितना, वी कितना दिया हुआ है, 220। बस इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगा। तो ये हम लोग को मिल गया करंट मैक्सिमम कितना होगा। और फिर मिनिमम वाला देखेंगे तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पे क्या दिया था, पावर का वैल्यू 360, तो 360 और वोल्टेज कितना दिया हुआ 220, यहाँ पे लिखेंगे तो देखिए वैल्यू मिल जाएगा हम लोगों को। ठीक है ना, एंड द रजिस्टर ऑफ द इलेक्ट्रिक आयरन इज, अब रजिस्टर इलेक्ट्रिक आयरन का रजिस्टर यहाँ पे भी देखिए हम लोग निकाले थे, R इज इक्वल टू V/I। तो इसको पुट करके निकालेंगे तो निकल जाए, एक मिनट रुकिए मैं इसको मिटा देता हूँ, कचरा हो गया था। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या निकाले, करंट निकाले। उसके बाद में यहाँ पे अगर हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट,
तो हम लोग को पता है v इजिकल टू क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं v इजिकल टू आई आर होता है। और हम लोग को क्या निकालने के लिए बोला जा रहा है, आर, तो आर क्या हो जाएगा, v बाई आई हो जाएगा। तो यहाँ पे v कितना है, v तो 220 है, और आई हम लोग निकाले वो कितना निकला था 3.82। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। सिमिलरली ये वाला भी वैसे ही सॉल्व किया गया है, देख लीजिएगा। फिर नीचे अगर हम लोग 11.11 देखेंगे तो इसमें बोल रहा है कि जूल दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे हीट का अमाउंट दिया हुआ है, एच दिया हुआ, वर्क है ना, तो ये क्या है हमारा पास, हीट दिया हुआ है इतना, हीट इज प्रोड्यूस ईच सेकेंड, है ना। यहाँ पे ये क्या दिया हुआ, आर का वैल्यू दिया हुआ, ओम देखिए आप समझ जाएंगे। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब भी निकालना है आपको, क्या निकालना है यहाँ पे, भी निकालना है। तो आप भी निकालेंगे कैसे हम लोग, देखिए हम लोग को पता है कि H इजिकल टू क्या था, आई स्क्वायर आर और टी था, ठीक है। तो अगर इस चीज़ को मैं यहाँ लेके चल जाऊँ तो ये हो जाएगा एच आर टी, और यहाँ पे आई का स्क्वायर है तो ये इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, रूट ओवर हो जाएगा यहाँ पे एच आर टी, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पे यही चीज़ लिखा गया है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला गया था, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा हम लोगों को। यहाँ पे हम लोग क्या निकाले, आई निकाले, तो फिर सिंपल सा बात है ना, भी इजिकल टू क्या होता है, आई आर होता है, ठीक है। यहाँ पे आई का वैल्यू हम लोग निकाले वो 5 निकला, ठीक है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, रेजिस्टेंस कितना दिया, 4 दिया हुआ है, तो ये कितना निकल जाएगा, 20 वोल्ट निकल जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद में देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ऊपर में हम लोग देखे थे कि जो पावर है वो क्या होता है, वी आई होता है। अब यहाँ पे देखिए पावर का दो हो सकता है, P इजिकल टू वी आई होता है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग को पता है कि जो V है दैट इज इजिकल टू आर आई होता है। तो अगर मैं यहाँ पे P इजिकल टू आई आर आई लिख दूँ तो एक रिलेशन P के साथ क्या बन जाएगा, P इजिकल टू आर आई स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना, एक रिलेशन बना। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे P इजिकल टू वी आई जो था, तो इस चीज़ को मैं ऐसे रखूँ, जो I है I इजिकल टू, एक मिनट, यहाँ पे R है ना, ये सॉरी फॉर दैट, R इजिकल टू, ठीक है, नहीं तो ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखिए अभी I इजिकल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, R बाय भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं P इजिकल टू भी को वैसे रहने दूँ अगर, ठीक है ना, और इस जगह में कहाँ गया, भी और आई ना, तो अगर आई को मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ तो ये आई का जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ, आई का जगह में, ये वाला चीज़ मैं गलत लिख रहा हूँ ना, आई का जगह में क्या हो जाएगा, भी इजिकल टू आई आर होता है, तो आई का जगह में भी बाई आर हो जाएगा, तो यहाँ पे भी बाई आर आ जा रहा है, ये हो जाएगा भी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा, तो ये पावर का दूसरा रिलेशन हो जाएगा। बात समझिए, इसी को चेंज कर रहे हैं हम लोग बार बार, एक बार भी को चेंज किया हम लोग, ठीक है, और एक बार आई को चेंज किया, तो एक रिलेशन ये और एक रिलेशन ये मिलेगा। ऐसा यूनिट इसका क्या होता है भाई, वाट होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो 1 वाट इंटू 1 एम्पेयर, तो ये वैल्यू आ जाएगा इसका, ठीक है। 1 वाट का डिफिनेशन यहाँ से आप देख लीजिएगा, देखिए कहाँ गया, इट इज़ द पावर कंज्यूम बाय ए डिवाइस दैट कैरी 1 एम्पेयर करेंट व्हेन ऑपरेट एट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, उसको हम क्या बोलेंगे, 1 वाट बोलेंगे, ठीक है। द वाट इज़ ए वेरी स्मॉल, देयरफॉर इन एक्चुअल प्रैक्टिस वी यूज़ मच लार्जर यूनिट, जिसको हम लोग किलो वाट बोलते हैं, और वो 1000 वाट के बराबर होता है। सिंस इलेक्ट्रिक एनर्जी इज प्रोड्यूस ऑफ द पावर एंड टाइम, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज देयरफॉर वाट आवर बोला जाता है, इसी कारण, क्यों, क्योंकि ये प्रोडक्ट है किसका, पावर और टाइम के साथ में। 1 वाट आवर इज एनर्जी कंज्यूम व्हेन 1 वाट ऑफ पावर इज यूज फॉर 1 आवर,
द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, किलो वाट आवर में आता है। ठीक है, अनकॉमनली यूनिट जो रहेगा वो देखिए इस प्रकार से यहाँ पे, इसको सॉल्व करने से ये वैल्यू हम लोग को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिर कुछ न्यूमेरिकल्स है वो भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है और ये जो कनेक्ट है कितना 220 वोल्ट में दिया कनेक्ट है। दी करेंट जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है, तो पावर बोलो तो सिंपल सा बात है भैया, भी पावर का वैल्यू क्या होता है, v इंटू वाई होता है। यहाँ पे v कितना दिया हुआ है 220 दिया हुआ है। ठीक है, और i कितना दिया हुआ है भैया, यहाँ पे 0.50 दिया हुआ है। तो बस इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, पावर मिल जाएगा। इसी प्रकार से और है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग सॉल्व किए। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो और अगर ये चैप्टर समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।